हेलो एवरीवन। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, और इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? इंडियन पॉलिटी किसके थ्रू पढ़ रहे थे? लक्ष्मीकांत के थ्रू। ठीक है। और ये चैनल का नाम है NWS, ओके, द नोट वाइज स्टडी। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना? तो बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि सर आपने तो कल दशहरा मनाया था, दशहरा की आपने बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी, और आज आप इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मतलब सब ठीक है? मतलब आप, ऐसा तो नहीं है कहीं आपको कुछ गड़बड़ हो गया कुछ, है ना? तो बेटा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके पहले, दिस इज अ वेरी फ्री क्लास फॉर एवरी स्टूडेंट, फ्री क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच होल्ड इंडियन पॉलिटी। जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है जी, उसके लिए ये बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है। एंड NWS वी आर कमिटेड टू डिलीवर इंटायर इंडियन पॉलिटी टू यू। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से आप क्या कहते हैं कि अपने एग्जाम्स को अटेंड करिए। ठीक है। चलिए, जैसा कि हमें पता है, हम जो क्लास अभी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 14 या 15 क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। पूरे डिटेल में आपको इसको एक एक जो भी एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो यहाँ इंडियन क्या बोलते हैं भारत के लिए बनाए गए, ठीक है, वो सारी एक एक एक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटरी एक्ट टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मेजर एक्ट था, जो पिछली बार हम लोगों ने कवर किया था, उसको लेकर के ये पूरे सारे ही एक्ट बहुत ही डिटेल में इसी चैनल पे आपको, इसी प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। और आप कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग क्लासेस मोर क्लासेस मतलब और भी सब्जेक्ट के लिए अरेंजमेंट हमारी चालू है। ठीक है। बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो इंडियन पॉलिटी है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल फ्री आपके लिए रहेगी। ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स भी फ्री रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो टीचर्स होंगे वो उनके लिए फ्री नहीं रहेंगे, उनको डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पे देम, बट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। ठीक है। CSAT के लिए भी हम अपना क्या कहते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गुड टीचर्स। ये बैच 2026 में जो हमारे बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम में, ठीक है, 2026 में जो भी बच्चे अपीयर होंगे, ठीक है, उनके लिए ही ये बैच मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस बैच को डिजाइन करने का, वो यही है कि आपको कोई भी समस्या उस समय ना हो। ठीक है। आप एक अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत अपने पास रखिए, और लक्ष्मीकांत को विधिवत तरीके से आप समझिए। ठीक है। कोई भी कहीं भी दिक्कत होती है आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का यही तरीका होता है कि आप एक चीज को जो पढ़ें, ठीक है, देखिए कंटेंट बहुत सारे हैं, कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कंटेंट बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है? आपको रेफर करना है अपने लिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट अच्छे तरीके से पढ़िए। लूसेंट के थ्रू आपको ये बातें, जब आप रेफर करेंगे लूसेंट को, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तो आपके दिमाग में, वीडियो के साथ में आपके दिमाग में ये सारी बातें बहुत ही क्लियर रहेंगी कि ये जो मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो जो मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ
वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपका एक तरीके से दिमाग में बातें बैठ जाएंगी, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो रटा हुआ चीज जो है वो बहुत देर तक काम नहीं आता है जी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको ये बातें समझनी होंगी। ठीक है, अभी अगर आप समय प्रॉपर दे के यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक हिस्टोरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स तो चेंज नहीं होने वाली हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर चेंज होंगे, है ना। तो जब आप इसको विधिवत तरीके से पढ़ लेंगे, समझेंगे इस चीज को, तो मुझे लगता है कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। आप वापस से मेरे वीडियोस को रेफर करिए, कभी भी आप पढ़ रहे हैं, 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, आरओ एआरओ, ये सारी एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ये बिल्कुल ही विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतने दिनों में खत्म किया है, सारी बातें। अब इसमें मुझे ये संदेह है कि अगर इसके अलावा कहीं से सवाल आते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको या तो आपने कहीं उसको मिस कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक एक पॉइंट को डिफरेंट सोर्सेस से कंफर्म करने के बाद आपको पढ़ाया है। लक्ष्मीकांत ही एक रेफरेंस बुक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जहां से आप इन चीजों को दोबारा रेफर कर पाओ। दोबारा जब वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको एक तरीके से चित्रण होके आती है चीजें, मीन्स यू आर एबल टू विजुअलाइज। ठीक है, तो उस चीज को आप समझिए और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं आपको कोई नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ऐसा देता नहीं हूँ। आपको पूरा समय मिलता है, आप रोक करके वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाइए, समझिए उस चीज को, है ना। और आप कोई भी डाउट अगर होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ अगर आपको लगे कि छूट गया है, ठीक है, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को जो है देखा। ठीक है, और उसके थ्रू आपने अपनी तैयारी प्रारंभ की। इसमें से अगर आपको जो सक्सेस मिलेगा, ठीक है, वो मेरा सक्सेस वही होगा कि आप सक्सेसफुल हो करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जो आपकी उम्मीदें हैं, ठीक है, योर डिजायर्स टू बिकम एन ऑफिसर, वो पूरी हों। और उसके लिए मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे जितने भी छात्र हैं उन सबको आप ताकत दीजिए कि ये अपनी हिम्मत के साथ में पढ़ाई कर, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम विच नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। थोड़ा बहुत में डगमगा जाना, ठीक है, वो हमारे उसमें वी डोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास वो क्या बोलते हैं कि चारा नहीं है मेरे पास, हमारे पास। ठीक है, कि हम थोड़े से में डगमगा जाए, नहीं भाई, आपको डगमगाना नहीं है, आपको हिम्मत करनी है, पढ़ाई करनी है। क्लियर होना ना होना भगवान के ऊपर है, आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में से निकलने के बाद आप ये ना आपको लगे कि नहीं सर, अगर मैंने और थोड़ा कुछ पढ़ लिया होता तो मेरा और अच्छा होता। ठीक है, देखिए, हमेशा आप याद रखिए, आपकी जो तैयारी है वो कंटेंट तो है ही, कंटेंट बहुत सारे कंटेंट है, जैसा मैंने कहा, रिवीजन, रिवीजन इज द की फैक्टर। रिवाइज करते रहिए, रिवीजन के अलावा बेटा और कोई भी चांस नहीं है, और कोई भी विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन आई कैन से। ठीक है, आप तो आप सभी को इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं अपना जो लास्ट लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। देखिए, एक रिवीजन लेक्चर भी आएगा, लेकिन रिवीजन लेक्चर उतने विधिवत नहीं होगा, उतना विधिवत नहीं होगा, क्योंकि सारी बातें एक तरीके से कवर की जा चुकी हैं। एक रिवीजन लेक्चर आएगा इसका, ठीक है, जो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी हमारा घटना चक्र
जो बुक है उससे लेकर के हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे और वहां से कराएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इस बात की इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सफल जरूर होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। ठीक है, तो अब इंडिपेंडेंस डे के बारे में जानने का समय आ गया है। देखिए, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी इस बात को कह रहे हैं और हम इस बात को एक तरीके से, ठीक है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम ऐसे इन्वायरमेंट में सांस ले पा रहे हैं जहां की हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। ठीक है, तो आइए, हम इतनी मेहनत के बाद, ठीक है, 1600 से लेकर के 1947 तक जो हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं, द टॉर्चर दैट वी हैव फेस्ड, ओके, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल्स, हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स थॉट हैं वो डेवलप होने चालू हुए, है ना जी। इंटेलेक्चुअल जब थॉट डेवलप होते हैं तो एक कमिटी फॉर्म होती है, एक कमिटी, एक कम्युनिटी जब फॉर्म होती है, एक ग्रुप फॉर्म होता है, तो उसको वो क्या करती है, वो सोसाइटी के लिए लड़ने का काम करती है ना। यही फ्रेम्ड होकर के, ठीक है, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा, अगर आपको याद होगा, मुस्लिम लीग हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, ठीक है, इन दोनों ही पार्टियों ने, बाकी भी पार्टियां थी, उनका भी स्ट्रगल हम कम नहीं आंक सकते हैं, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि वी गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ इन फ्री एयर, है ना। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, समझ रहे हैं ना, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन, कब भाई, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब पूरी दुनिया सो रही है, ठीक है, पूरी दुनिया सो रही है, तो भारत लाइफ और फ्रीडम अपने अंदर समाहित किए हुए उठा है या उठ रहा है। ठीक है, अपने अंदर क्या समाहित कर रहा है भाई, जीवन और आजादी, लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, ये देखिए, कब बोला था इन्होंने, एड्रेसिंग टू द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। और ये किसके थ्रू होके आया, ये होके आया जो आज का हमारा लास्ट, जो आज का हमारा लास्ट एक्ट बना के हमको जो दिया गया था, ठीक है, उसके थ्रू। ये जो हम आज स्लोगन बोल पा रहे हैं, या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया, वो किसका नतीजा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए,
तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। दिन था 20 फरवरी 1947, 1947 का। क्या पढ़ रहे हैं जी? लिख लेते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे। चलिए, पहले क्या था? दिन 20 फरवरी 1947। एटली, कौन थे एटली? एटली जो थे वो आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्या कहते हैं? 20 फरवरी 1947 को एटली डिक्लेयर ब्रिटिश रूल एंड बाय 30 जून 1947। पहले तारीख क्या रखी गई? चलिए, किसने डिक्लेयर किया? डिक्लेयर किया पीएम ऑफ ब्रिटेन, या फिर सीधे जो बातें लिखी गई है वही मैं लिख देता हूं। ठीक है। कौन से दिन? 20 फरवरी को 1947 को ये बात उठ के आई, ठीक है, कि हमें आजादी कब मिलेगी? ठीक है, हमें आजादी मिलेगी 30 जून 1948 को। पहले ये बात हो रही थी। ठीक है। अब देखिएगा किसने किया? एटली ने डिक्लेयर किया। और एटली कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एटली डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल टू एंड ऑन कितने तारीख को? पहले कितनी तारीख को डिसाइड हुई? 30 जून को हमें आजादी मिल जाएगी 1948 को। ठीक है। एटली कौन थे? एटली थे आपके पीएम थे। कहां के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के पीएम थे एटली। ठीक है। इन्होंने ये बात बताई, है ना। अब देखिए, चीजें समझते रहिएगा। लेकिन कुछ ऐसी सांप्रदायिक समस्याएं जो उत्पन्न हुई, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान और जो आपका बांग्लादेश आज का है, ठीक है, उनको लेकर के क्या हुआ? उनको लेके ये बात हुई कि भाई आपको इसको जल्दी करना पड़ेगा। किसको जल्दी करना पड़ेगा? आजादी आपको जल्दी देनी पड़ेगी, नहीं तो जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस जो चल रहा है, उसमें हजारों हजार लोगों की मृत्यु होगी। वैसे तो हो ही, इसके लिए बहुत हम लोगों को खेद है और ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका डिमांड था कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए एक अलग देश बने जिसका नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है। और यही नहीं, पाकिस्तान होने के साथ में बांग्लादेश जो आपका क्या है? ईस्ट पाकिस्तान जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी एक तरीके से बताया गया कि भाई इसको भी आप दीजिए। ठीक है। अब देखिए, बात थोड़ी गंभीरता से समझिएगा। ठीक है। 30 जून 1947 को, तो इसके लिए अब एक लास्ट गवर्नर जनरल जो हम बोलते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल जो थे, लुई माउंटबेटन, कौन थे? लुई
माउंटबेटन साहब, लुई माउंटबेटन को भारत भेजा गया। लुई माउंटबेटन को भारत भेजा गया किस चीज के लिए? कि आप जाइए, आप लास्ट गवर्नर जनरल वहां बनिए, आपको एज अ लास्ट गवर्नर, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के भेजा जा रहा है और आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, अब देखिए जब वो यहाँ आए तो कम्युनल हार्मनी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने एक माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जो है बनाया। माउंटबेटन प्लान किसके किसके साथ में बैठ के बनाया गया? मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन दोनों के साथ मिलके जो गवर्नर जनरल थे या वायसरॉय थे, इन्होंने बैठ के इस चीज को डिसाइड किया कि देखिए हम माउंटबेटन प्लान जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 1947 में 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 के दिन आप आजादी हमसे ले लीजिए। इसी दिन दो नेशन, टू नेशन थियरी, ठीक है, टू नेशन थियरी जो चल रही थी, इसी दिन दोनों ही नेशन क्या हो गए? डिवाइड हो गए और हमें क्या मिल गया? एक तरीके से क्या कह सकते हैं, आजादी भी मिली और हमारा एक हिस्सा अलग भी हो गया। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब ये कहा गया की फीचर्स अगर हम देख लें इसके, इस तरीके से क्या हो गई? इस तरीके से हमें आजादी मिल गई। ठीक है, अच्छा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये जो प्लान बना, माउंटबेटन प्लान जो था, वो कितनी तारीख को आया था जी? 3 जून 1947 को, याद रखिएगा। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया। ठीक है, इसके थ्रू वही बात, एबॉलिशन पढ़ लेते हैं हम। क्या पढ़ लेंगे? एबॉलिशन, एबॉलिशमेंट। अब एबॉलिशमेंट में तो कुछ रह ही नहीं गया ना, सारी बातें ही एबॉलिश हो गई। जो आज तक चल रही थी वो सारी बातें एबॉलिश हो गई। क्या हो गया? वायसरॉय was abolished। अब हमारे ऊपर कोई वायसरॉय नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे ऊपर कोई वायसरॉय नहीं होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, आपको याद होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे कंट्रोलिंग में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये अबॉलिश्ड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जो सिविल सर्विसेज की जो नियुक्तियां हो रही थी, द अपॉइंटमेंट हो रहे थे, वो क्या हो गए? डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बात समझिएगा, डिसकंटिन्यूड। discontinued the appointment of civil सर्विसेज। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज में जो लोग रह गए हैं उनको क्या होगा? उनको वही पर्क, ठीक है, और वही पोजीशन जिसपे वो अभी हैं वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया?
जो भी सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, तो जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं दे विल कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय देयर बेनिफिट्स। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अभी भी वो बेनिफिट मिलेगा, जो भी पर्क्स उनको मिल रही थी, जो भी उनके पास क्या बोलते हैं एकोमोडेशन से लेकर के जो भी उनको एज दे वर एंजॉइंग प्रीवियसली, जैसा उनका पोजीशन पहले था ब्रिटिश गवर्नमेंट में था, सेम पोजीशन अभी भी उनके पास रहेगा। ठीक है जी। अब एक महत्वपूर्ण बात, ये समझ लेगा, ये एवोल्यूशन में नहीं है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं आप समझिएगा। एक जो हमारा लेक्चर अगला आएगा, जो हमारा अगला जो क्लास होगा वो इसी पे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इसके ऊपर क्या आ गई? बड़ी जिम्मेदारी आ गई। क्या जिम्मेदारी आ गई वो हम अगला जो लेक्चर पढ़ेंगे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई? बॉडी टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण अब हो गया। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं था, एक हमारे पास था एक्ट ऑफ 1935। अब ये जरूरी नहीं था कि ये एक्ट ऑफ 1935 को आप लेकर के चले, आपको चाहिए तो इसमें से आप ले सकते हैं, कोई बात। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसमें से आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल आप यू कैन अडॉप्ट, यू कैन मतलब इंडिया was free to adopt or amend any law which it thinks of doing so in the welfare of independent country। एक्ट ऑफ 1935 जरूर एक बेसिक हमारे पास जो एक्ट था वो एक्ट ऑफ 1935 था, लेकिन अगर आपको चाहिए उसमें से आप कोई लॉ रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप समझ में आ गई। इससे ज्यादा एक्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट की कंडीशन, किसकी कंडीशन? प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी? उनकी कंडीशन क्या हो गई? दे वर लेफ्ट ऑन द फेट ऑफ, they were left on the fate of India after independence। अब ये भारत पे था, भारत मतलब कि आप जुड़ना चाहते हैं
नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब देवर सेट फ्री, अगर कहा जाए तो देवर सेट फ्री। कोई इसमें दूसरे किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ठीक है, कोई इंटरवीन नहीं करेगा कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट इस मैटर में, ठीक है, इनको सेट फ्री कर दिया गया, ठीक है। आप चाहें यू आर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और यू कैन बी एन ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी अपना राज्य व्यवस्था चला सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो क्या बोलते हैं, आपको चाहिए तो भारत के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कंबाइंड स्टेट्स थे। भारत के साथ जुड़ने का मतलब क्या था, भारत मतलब क्या था, भारत मतलब वो राज्य जो प्रोविंसेस, ठीक है, जो उस समय पे ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, ठीक है। इन मेरा कहने का मतलब है कि वो जो प्रोविंशियल स्टेट आप समझ लीजिए, प्रोविंशियल स्टेट मतलब वो राज्य, राज्य तो नहीं थे, जो चलिए राज्य कह लेते हैं उसको, लेकिन वो राज्य जो जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नेंस थी। आपको पता है कुछ राज्य जो थे वो पहले भी आजाद थे, ठीक है, उनके साथ में ठीक है, चूंकि पूरे भारत पे, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो या फिर आपका वेस्टर्न क्या बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस हो या फिर बंगाल हो, ये सारी मद्रास हो, ठीक है, ये सारी जगहें जो थी, ये सारी जगहें जो एक तरीके से पूरा साम्राज्य किसका था, ब्रिटिश कॉलोनी थी ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जैसे हैदराबाद, ठीक है, वो एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी भी था और अपने जो निजाम भी वहां थे, जो कि अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाया करते थे, ठीक है, जो अपना काम चलाते थे वहां पे, है ना। हरि सिंह, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, ये सारी चीजें अब जैसे ही आजादी मिली तो जो प्रदेश, जो प्रोविंसेस डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी थे वो तो भारत में मिल गए, लेकिन बाकी जो आजाद थे उनके लिए ये कहा गया कि आप चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और चाहें तो आप ऑटोनॉमस बॉडी भी रह सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको अब समझ में मुझे लगता है कि आ गई होगी, ठीक है। एक क्या किया गया, एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, क्या बनाई गई, एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। अब भाई एंटरिम गवर्नमेंट अगर बनाई जाएगी एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, एंटरिम गवर्नमेंट चूंकि 1946 में ही बना दी गई थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ ये इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपको वो भी बात बता दूं, ठीक है। क्या बताना है जी, एंटरिम गवर्नमेंट की बात बता देता हूँ। ठीक है, एंटरिम गवर्नमेंट की बात आपको बताई जाएगी, ठीक है जी। चलिए, अब एंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई उसमें कितने सदस्य थे, 14, देयर आर 14 मेंबर्स, ठीक है। जो ये सदस्य थे वो कौन थे, ये सदस्य थे एंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, ये लिख लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। members of the interim government,
इसमें से कुछ सवाल पूछ के आ जाते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था, और जो फर्स्ट गवर्नमेंट हमारी बनी, फर्स्ट कैबिनेट बनी फ्री इंडिया की, उसमें कौन था, है ना जी। तो इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो बनी, उसमें कौन था। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, इसको समझ लेंगे। एक मिनट, कुछ बातें कंफर्म करनी ही चाहिए इसके पहले कि आपको वो बात बताई जाए। चलिए, इंटरिम गवर्नमेंट 1946। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो वायसरॉय थे, मेंबर्स ऑफ वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिन्हा साहब आपको याद है, जो पहले लॉ मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन रहेगा? हेड ऑफ द स्टेट विल बी दी वायसरॉय ऑफ इंडिया, वायसरॉय ऑफ। ठीक है जी, ये हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, who will be the vice president of the council? तो जो ये वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित नेहरू जो थे आपके कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसिल। ठीक है जी, चलिए समझिएगा। अब डेजिग्नेशन पढ़ लेते हैं, कौन कौन क्या क्या था, उनको पोर्टफोलियो क्या मिला था। पोर्टफोलियो वाली बातें भी आपको याद होंगी। पोर्टफोलियो आप हमें बताइए कमेंट में कि पोर्टफोलियो वाली बात कब स्टार्ट हुई थी, है ना। चलिए, यहां लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं? मेंबर। यहां सीरियल नंबर लिख लेंगे, सीरियल नंबर, मेंबर, और यहां लिख लेते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, ये मेंबर हो गए, सीरियल नंबर हो गया, और पोर्टफोलियो। पहले सीरियल नंबर पे हम क्या लिख लें? पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनको कौन सी पोर्टफोलियो मिली थी? इनको जो पोर्टफोलियो मिली थी वो थी एक्सटर्नल अफेयर्स।
अब इसके साथ ही आप बताते चलिएगा कि भारत में इस वक्त एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, ठीक है। इन कॉमनवेल्थ रिलेशन, कॉमन वेल्थ रिलेशन का, ठीक है। दूसरी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल को क्या जो हमारे पास पोर्टफोलियो दी गई वो क्या थी, होम एंड इंफॉर्मेशन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसके पास एक तरीके से, ठीक है, जिसके पास एक तरीके से चौथा स्तंभ मीडिया दिया जाता है, वो कोई साधारण जो है पोर्टफोलियो इसको मानने की गलती मत करिएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या दिया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर। बात समझिएगा, ये आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझने की गलती ना करें। क्यों भाई, अगर ये कोई कहे सर फूड एंड एग्रीकल्चर उनको दिया गया है मतलब ऐसे चलता फिरता पोर्टफोलियो, नहीं। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, मैं 1946 1947 की बात कर रहा हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। बात समझिए, ये वो पोर्टफोलियो नहीं है जो आज के डेट में आपको मिल रहे हैं, ये वो पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नहीं है जो आज के डेट में आपको मिल रहे हैं। उस टाइम पे भोजन का क्या व्यवस्था था, एग्रीकल्चर का क्या व्यवस्था था, ये आपको भली भांति पता है। इतनी आसान नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जहां पे हंगर, फेमीन, ये सारी बातें अपने चरम सीमा पे थीं, उस टाइम पे एक व्यक्ति को फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो देना, ये किसी चलते फिरते व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ठीक है। जॉन मैथाई, जॉन मैथाई साहब को क्या दिया गया, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ये जितनी भी पोर्टफोलियो हैं वो ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिसने धरातल पे भारत को खड़ा करने का काम किया। ये कोई साधारण पोर्टफोलियोज आज के तुलना में इसको मिलाना बेवकूफी है। इसको आज के तुलना में जो पोर्टफोलियोज हैं वो उनकी अलग जगह है, लेकिन जो उस वक्त जो कंडीशन थी, उस वक्त जो चैलेंजेस थे, भारत छोड़ के अंग्रेज जा रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी थी हमारी सोने की चिड़िया उसको उन्होंने ऑलरेडी उड़ा के लेके चले गए थे, ठीक है। चिड़िया रहने दिया था, सोना लेके चले गए थे, ठीक है। अब एक बहुत ही बड़ी बात देखिएगा, इनका नाम आपने सुना होगा, श्री जगजीवन राम जी। श्री जगजीवन राम जी कौन थे, इनको कौन सी पोर्टफोलियो मिली थी, लेबर, ठीक है। श्री जगजीवन राम जी, आपने मीरा कुमार जी का नाम सुना होगा, और आप हमें ये बताइएगा कि मीरा कुमार जी से जगजीवन राम जी का जो है किस तरीके से एक संबंध रहा, ठीक है। उनके वो कौन थे, पिता थे या नाना थे या दादाजी थे, कौन थे, ये आप बताइएगा, ठीक है। जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम जी। सरदार बलदेव सिंह,
सरदार बलदेव सिंह जी। सरदार बलदेव सिंह जी को क्या पोर्टफोलियो मिला भैया? डिफेंस। ये सारे ऐसे पोर्टफोलियो थे जो कि एक चूक के, अगर एक इसमें चूक हो जाए तो भारत मुंह के बल गिर जाता। ये जो लोग थे वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कि मतलब पोर्टफोलियो के लिए लड़ रहे थे और नहीं हमें मिनिस्ट्री चाहिए, नहीं। इनको ये बातें भली भांति पता थी कि भले इसमें मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ रहे ना रहे मेरा, लेकिन भारत को खड़ा करने के लिए, भारत को एक दृढ़ भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए जो हमें पोर्टफोलियो दिए जा रहे हैं वो हमारे जीवन से भी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें मुझे लग जाना है, ठीक है। सीएच भाभा, सीएच भाभा जी को क्या मिला? वर्क्स, माइनिंग, माइंस एंड पावर। क्या मिला? वर्क, ठीक है जी, माइंस एंड पावर। ये आपकी 7 पोर्टफोलियो यहाँ रही और नेक्स्ट 7 हम लिखने वाले हैं और यहाँ, ठीक है। चलिए, सीरियल नंबर, मेंबर और पोर्टफोलियो, ठीक है। चलिए, हमने कहाँ तक लिख लिया था? 7 तक। 8वां लिख लेते हैं, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। अब जब हम दूसरी पोर्टफोलियोज पढ़ेंगे, कौन सी? आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 की, उसमें हम इसकी डिफरेंस समझेंगे। लियाकत अली खान साहब को क्या दिया गया? फिनेंस। क्या दिया गया? फिनेंस, ठीक है जी। चलिए, 9th, अब्दुल रब निस्तर। अब्दुल रब निस्तर, इनको क्या दिया गया? पोस्ट एंड एयर। पोस्ट एंड एयर, AIR। 10 नंबर, असफ अली। असफ अली जी को जो पोर्टफोलियो दिया गया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 11। देखिए, ये सारी ये बातें बुक में भी हैं, लेकिन इसको मुझे एक बार यहाँ लिखा देने का मतलब ये है कि आप इसको देख करके समझ सकें कि, और ये ना हो कि मैंने कोई टॉपिक इसमें छोड़ा है, ठीक है। वन एंड टू एंड अगर इसको कवर करने की बात है तो इसको एंड टू एंड ही कवर किया जाएगा। सी राजा गोपालाचारी। राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी जी को क्या दिया गया? एजुकेशन एंड आर्ट। एजुकेशन एंड आर्ट। 12, 13,
14। आई चुंद्रीकर, आई चुंद्रीकर साहब को क्या दिया गया? कॉमर्स। ठीक है, गजनफर अली खान, गजनफर अली खान को क्या दिया गया? हेल्थ। देखिए ये क्रुशियल जो पोर्टफोलियो, जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें कुछ हमें बना के मिला था, हमें कुछ नहीं बना के मिला था, हमें स्टार्टिंग से बनाना था। तो जब हमें स्टार्टिंग से जो बातें बनानी थी, उसमें आप समझिएगा कि ये कोई आसान बात नहीं होगी। ठीक है जी। जोगिंदर नाथ मंडल को क्या दिया गया? लॉ। इस तरीके से 14 पोर्टफोलियोज जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में हमें मिले, वो 14 पोर्टफोलियोज आपके इस प्रकार रहे। वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्या है इंटरिम गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज। इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? मेंबर जो थे इंटरिम गवर्नमेंट के, वो कौन थे जी? वायसरॉय के मेंबर थे, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट अभी भी कौन था? वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है। अब हम पोर्टफोलियोज के ऊपर चलते हैं। पोर्टफोलियोज की अगर बात कर ले, पहला जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है। सरदार पटेल जी को क्या दिया गया? सरदार पटेल जी को दिया गया होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को क्या दिया गया? फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। जॉन मथाई, जॉन मथाई को क्या दिया गया? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ठीक है। श्री जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम जी को क्या दिया गया? लेबर दिया गया। ठीक है। श्री सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। ठीक है। सी एच बाबा, सी एच बाबा जी को क्या दिया गया? वर्क, माइन एंड पावर। ठीक है। अब आइए 8वां, लियाकत अली खान साहब को, लियाकत अली खान साहब को क्या दिया गया? फाइनेंस दिया गया। अब्दुल रजाक निस्तार को क्या दिया गया? अब्दुल रजाक निस्तार जी को दिया गया पोस्ट एंड एयर। ठीक है। पोस्ट एंड एयर। देखिए ये समय वो था जब इंटरिम गवर्नमेंट की बात मैं जब करता हूँ, तो ये वो समय था जब क्या चल रहा था, ये हमारा अभी क्या हुआ था, जो डिवीजन। ठीक है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये जब हम समझेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत का जब डिवीजन हुआ, ठीक है, और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन दोनों के कंबाइन जो, और जो छोटे मोटे और भी जो पार्टीज थी, जो और भी लोकल स्तरीय जो पार्टी थी, उनको क्या था, उनके सभी मिश्रण के जो भी व्यक्ति थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ही उनको पोर्टफोलियो दिया गया था। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसमें आपको मिक्स मिलेंगी। किसकी मिक्स मिलेंगी? आपको मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस, उसके साथ में कुछ अन्य पार्टियों की भी मिक्स क्या होंगी, जो मेंबर्स होंगे वो मिलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए आपको, चलिए अब जैसे लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब को फाइनेंस, अब्दुल अब्दुल रब निस्तार को पोस्ट एंड एयर। ठीक है। और आसिफ अली साहब को रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। असफ अली, आसिफ अली नहीं, असफ अली, असफ अली साहब को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। श्री सी राजा गोपालाचारी, ये नाम याद रखिएगा आप, आगे जाकर भविष्य में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, अच्छा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इनका नाम और भी आएगा, इनका जिक्र और भी आएगा। ठीक है। चलिए, और क्या है? एजुकेशन एंड आर्ट। आई चुंद्रीकर, आई चुंद्रीकर साहब को क्या मिला? कॉमर्स।
गजनफार अली खान साहब को क्या मिला, हेल्थ, ठीक है, और जोगिंदर नाथ मंडल जी को क्या मिला, लॉ, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जब हमारे पास संविधान हमारी तैयार हो जाएगी, या फिर संविधान तैयारी की जो प्रोसेस चल रही है, ये कहें कि आजादी के बाद की जो फ्री कैबिनेट हमारे पास होगी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा, उसमें हम चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे कि क्या चीजें अलग हुई, क्या चीजें अलग हुई, ठीक है जी। चलिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लिख लेते हैं एक बार। वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। अब देखिए, मुस्लिम लीग अलग हो चुकी है, भारत आजाद है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम दोबारा जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे वही लिख लेंगे। कौन होंगे मेंबर और उनकी पोर्टफोलियो क्या होगी, पोर्टफोलियोज क्या होंगी, ठीक है जी। चलिए, अब पहला लिख लेते हैं, सॉरी, अब पहला लिख लेते हैं। पहला क्या लिख लें हम, अब सीधे सारी बातें हमारे पास हैं, ठीक है। अब हमें कंट्रोल करनी है, जो भी करनी है हमें ही कंट्रोल करनी है, ठीक है जी। चलिए, तो पहला नाम आता है श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। देखिए, वैसे तो ये पढ़ना चाहिए था हमें जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म कर लें उसके बाद, लेकिन मैं अभी से आपको ये आइडिया दे के रखना चाहता हूँ कि कौन कहाँ कैसे था, ताकि जब हम इस बात को डिस्कस करें कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन लोग थे, कैसे उनका एक क्या बोलते हैं वो उसको कैसे डिवाइड किया गया उनको, है ना, और वो कैसे फैसले लेते थे, ठीक है, उनके ऊपर और भी क्या जिम्मेदारियां थी, ये सारी बातें आप एक तरीके से जब आपके दिमाग में ये पोर्टफोलियोज और रहेंगी तो आपको और ज्यादा समझ में आएंगी, उनका नाम और अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, है ना जी। चलिए, तो पहला क्या लिख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, क्या लिख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को अब इसमें तो पूछना ही नहीं है कि भाई इनको क्या पोर्टफोलियो मिला, प्राइम मिनिस्टर, क्या था पोर्टफोलियो, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और क्या थे, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ, कॉमन कॉमनवेल्थ रिलेशन, और जो महत्वपूर्ण जो एक पोर्टफोलियो और है वो क्या थी,
ये थोड़ा ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, ये इनको पोर्टफोलियो मिली। ठीक है, अब ये देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या पोर्टफोलियो मिली? होम, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक ही पोर्टफोलियो, ब्रॉडकास्टिंग और एक जो पोर्टफोलियो जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो थी स्टेट्स। ठीक है जी। स्टेट्स के लिए क्यों जाने जाते हैं भाई? स्टेट्स के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि क्या है, स्टेट्स में इनको ये महारत हासिल थी लोगों को जोड़ने में, है ना। जो देश जो क्या कह सकते हैं, जो स्टेट उस समय अलग होने की बात कर रहे थे उसमें इनको महारत हासिल थी कि भाई कैसे उनको एक साथ भारत में लाया जाए, एक अखंड भारत बनाया जाए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, a very intellectual, very brilliant person. Food and agriculture, क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं लिखिएगा। अब लोगों ने बोला सर आपने इनका नाम इस तरीके से क्यों लिया? क्योंकि चेंज है। क्या है? चेंज है। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद से आपको क्या मिला? एजुकेशन। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के समझते रहिएगा। पहले एजुकेशन किसके पास में था? थोड़ा सा अगर आप अपना नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें रेफर करके आप देखिए पहले एजुकेशन किसके साथ में था। मैंने अभी कहा था कि मैं इनका नाम थोड़ा वापस आएगा। श्री सी राजा गोपालाचारी जी के पास में था पहले एजुकेशन एंड आर्ट। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर जॉन मिथाई, डॉक्टर जॉन मिथाई। अब डॉक्टर जॉन मिथाई जी के पास क्या आ गया? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज और रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट एक ही है, एंड ट्रांसपोर्ट ये नाम है पोर्टफोलियो के। ठीक है, तो रेलवे और अलग अलग पोर्टफोलियो नहीं है, रेलवे और ट्रांसपोर्ट एक ही पोर्टफोलियो है जिसके अंदर में रेलवे और ट्रांसपोर्ट दोनों ही आते हैं। ठीक है जी, चलिए
आर संगम चेट्टी, आर के संगम चेट्टी, सॉरी, श्री आर के, याद रखिएगा नाम, SHANMUGM, आर संगमम आर संगमम चेट्टी, आर संगमम चेट्टी। ये थोड़ी सी भाई जवान जो है लड़का आ गई है, भाई पानी पी लें, ठीक है। आर संगमम चेट्टी, आर संगमम चेट्टी जी को फाइनेंस मिला। माफी चाहेंगे, क्या मिला इनको? इनको मिला फाइनेंस। संगमम चेट्टी जी को क्या मिला? फाइनेंस। अब पहले फाइनेंस अगर आपको याद होगा किसके साथ था भाई? फाइनेंस किसके पास में था? फाइनेंस हमारे लियाकत अली खान जी के पास। पहले फाइनेंस किसके पास में था? लियाकत अली खान जी के पास में था, ठीक है। बड़ी मैं सोच रहा हूं कि अभी पेज ही बदल दूं। क्यों पेज बदल दूं? पेज इसलिए बदल दूं क्योंकि अब इतिहास बदलने वाली बात आ गई। मतलब इतिहास तो सही बदल रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात आ गई, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका एक तरीके से नए पेज से नाम लिखना चालू करूंगा। आज संगमम चेट्टी के बारे में बात हो गई है, संगमम चेट्टी के बारे में बात हुई है। सनमुगम चेट्टी, आर सनमुगम चेट्टी के बारे में बात हो गई, जिसको फाइनेंस मिला। उसके पहले क्या था? उसके पहले किसके पास में था? लियाकत अली, लियाकत अली के पास में ये था, ठीक है। सातवां पोर्टफोलियो, अब देखिएगा, ये वो पोर्टफोलियो है जिसने भारत को संविधान दिया। कौन थे? बहुत सारी यातनाएं सही और एक ऐसा उभरता हुआ व्यक्ति जिसके बारे में जितनी बातें कही जाए कम है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। BR अम्बेडकर साहब को क्या मिला? लॉ। BR अम्बेडकर साहब को क्या मिला? लॉ। जिसने एक तरीके से आधुनिक भारत का पन्ना पलट दिया, उसके लिए एक स्लाइड तो मुझे पलटना बनता ही है भाई, है ना। चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। अब देखिए श्री जगजीवन राम जी, श्री जगजीवन राम जी, श्री जगजीवन राम जी के पास पोर्टफोलियो बनी रही, क्या बनी रही? लेबर। अब देखिएगा BR अम्बेडकर साहब के सॉरी, लॉ पहले किसके पास में था? लॉ पहले किसके साथ में था? जोगिंद्रनाथ मंडल के पास में था। किसके साथ में था? जोगिंद्रनाथ मंडल के पास में था। अब अम्बेडकर जी के पास आ गया, ठीक है। अब पोर्टफोलियो जो लेबर का था, लेबर जो मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, वो श्री जगजीवन राम जी के साथ में रहा, जगजीवन राम जी के साथ में ही अभी भी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो कि यथा स्थिति बरकरार रहे। तो चेट्टी, श्री चेट्टी के बाद में, संगमम चेट्टी के बाद में एक और पोर्टफोलियो बदली,
जो कि लॉ की थी। उसके बाद जगजीवन राम, वही पोर्टफोलियो। सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी, इनके पास क्या था बताइए बच्चों? डिफेंस। अभी भी क्या रहेगा? डिफेंस। ठीक है, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, पोर्टफोलियो बदलेगा इसमें, देखिएगा। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर के पास जो पोर्टफोलियो मिली वो क्या थी? हेल्थ। याद रखिए, पहले हेल्थ किसके पास में था? याद रखिएगा, पहले हेल्थ किसके पास में था? गजनफार अली खान। पहले हेल्थ किसके पास में था? गजनफार अली खान। ठीक है। 11th, सी एच भाभा, नाम सुना है अभी? सी एच भाभा। इनकी पोर्टफोलियो चेंज हो गई। इनकी पोर्टफोलियो क्या हो गई? इनकी पोर्टफोलियो चेंज हो गई। पहले क्या था भैया इनका? पावर। क्या था? पावर, वर्क, माइन एंड पावर। अब क्या इनके पास में क्या आ गया? अब इनके पास में आ गया कॉमर्स। अब इनके पास में आ गया कॉमर्स। इनके पास में क्या आ गया? कॉमर्स। और कॉमर्स पहले किसके पास में था? कॉमर्स आई चुनरीगर, आई चुनरीगर साहब के पहले पास में जो कॉमर्स था वो किसके पास में आ गया? अब सी एच भाभा जी के पास में आ गया। चलिए, पोर्टफोलियोज बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो से डायरेक्ट सवाल स्टेट पीसीएस में आते हैं, तो इसको आप ये मत समझिएगा कि अगर आप इसको छोड़ करके चले जाएंगे पोर्टफोलियोज को, तो एग्जाम भी आपको छोड़ के चला जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताई जा रही हैं बातें, बात समझ गया, ठीक है। चलिए, क्या है भाई? अब रफी अहमद किदवी, रफी अहमद किदवी, रफी अहमद किदवी। रफी अहमद किदवी जी को क्या मिला? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब रफी अहमद किदवी जी नए व्यक्ति हैं, इनको क्या मिला? कम्युनिकेशन। पहले कम्युनिकेशन किसके पास में था? पहले कम्युनिकेशन किसके पास में था? पहले कम्युनिकेशन नाम की कोई पोर्टफोलियो नहीं थी। पहले याद रखिएगा, पहले कम्युनिकेशन नाम की कोई पोर्टफोलियो नहीं थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट पोर्टफोलियो थी, वो सरदार पटेल जी के पास में थी। ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि 1947 में जो रफी अहमद किदवी जी के पास में कम्युनिकेशन की पोर्टफोलियो थी, उसके पहले 1946 में वो सेम पोर्टफोलियो किसी के पास में थी क्या? तो आप नन ऑफ द अबव लगा के आ जाइएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो किसी के पास में नहीं थी। दिस वाज अ वेरी न्यू पोर्टफोलियो, ये बहुत ही नई पोर्टफोलियो थी। ठीक है। चलिए, अब डॉक्टर श्याम प्रसाद, अब ये श्यामा प्रसाद नहीं है, श्याम प्रसाद है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के पास में क्या आ गई? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई।
इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। फिर वही बात भाई, अब बताइए इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई किसके पास में थी पहले? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज किसके पास में थी? जॉन मथाई, जॉन मथाई साहब के पास में। तो सर आपने अभी जॉन मथाई साहब का नाम तो लिया, आपने जॉन मथाई साहब का नाम तो लिया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट तो आपने कहा कि अभी जॉन मथाई साहब के 1946 की बात हो रही है। इंटरिम गवर्नमेंट में जॉन मथाई साहब के पास में क्या था? इंटरिम गवर्नमेंट में जॉन मथाई साहब के पास में इंडस्ट्री एंड सप्लाई थी। 1947 में फर्स्ट कैबिनेट में जॉन मथाई साहब के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, और ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले किसके पास में था? ऐसे समझिएगा, ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले किसके पास में था? ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले असफ अली साहब के पास में था। किसके पास में था जी? असफ अली साहब के पास में था। पोर्टफोलियो चेंज हुई है लोगों की, है ना? चलिए ठीक है। अब जो पहले जॉन मथाई साहब क्या, किस पोर्टफोलियो, कौन सी पोर्टफोलियो उनके पास में थी? इंडस्ट्री एंड सप्लाई। अब जो फर्स्ट आपकी गवर्नमेंट बनी फर्स्ट कैबिनेट में जॉन मथाई साहब के पास क्या हो गया? जॉन मथाई साहब के पास में क्या चला गया? रेलवे। ठीक है। और अब इंडस्ट्री एंड सप्लाई की तो पोजीशन खाली हो गई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई को श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को दे दिया गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को दे दिया गया। 14वां जो लास्ट वी.एन. गडगिल, आपने गडगिल कमेटी भी सुनी होगी, वी.एन. गडगिल, इनको क्या मिल गया? वर्क, माइंस एंड पावर, वर्क्स माइंस एंड पावर, वर्क्स माइंस एंड पावर। ये वर्क्स माइंस और पावर पहले किसके पास में थी? याद होगा आपको, भाभा। वर्क्स माइंस पावर किसके पास में थी? भाभा। ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस चीज को समझा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मैपिंग कर पा रहे होंगे। मैपिंग करिएगा, मैपिंग करके समझिएगा। जब मुस्लिम लीग के लोग निकल गए, उनके पास और जिम्मेदारियां आ गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बढ़ाने की। ठीक है, तब भारत में जो पोजीशन खाली हुई, ठीक है, उस पे रीशफल ऑफ पोर्टफोलियोज हो गई। ठीक है, रीशफल ऑफ पोर्टफोलियोज हो गई। वापस से एक बार पोर्टफोलियोज को देख लेंगे। चलिए आइए पोर्टफोलियोज को वापस में देख लेते हैं एक बार। आइए, जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, सरदार पटेल जी को होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि पहले पोर्टफोलियो किसके पास में थी, वो चेंज हुई तो क्या हो गया। ठीक है, आइए ओके नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर। इन लोगों के पोर्टफोलियो में तीन जो लोगों की पोर्टफोलियो थी, पटेल, सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, अब देखिए, अब जो पोर्टफोलियो चेंज हुई उसमें क्या था? मौलाना अबुल, sorry not Abdul, I'm very sorry, I'm very sorry, deeply sorry for this is Abul, what is this is Abul, this
दिस नॉट अब्दुल, ABUL, ABUL, याद रखिएगा। दिस इज अबुल कलाम आजाद, दिस इज नॉट अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी को पोर्टफोलियो, ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये पोर्टफोलियो कब, पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो 1947 की फर्स्ट कैबिनेट की पोर्टफोलियो है, ठीक है। 1947 की फर्स्ट उसकी पोर्टफोलियो है, फर्स्ट कैबिनेट की पोर्टफोलियो है, किसकी है, 1947 की फर्स्ट कैबिनेट जो बनी थी उसकी पोर्टफोलियो है। चलिए, जो चेंज्ड पोर्टफोलियो होंगी उनका नाम मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए, यही शीट आप वापस से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। ये चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं चेंज्ड पोर्टफोलियो, जो चेंज्ड पोर्टफोलियो मतलब किसकी चेंज पोर्टफोलियो, 1946 की जो पोर्टफोलियो थी उससे ये पोर्टफोलियो किसकी हो गई, ठीक है। चलिए, ये नो चेंज। एजुकेशन, एजुकेशन पहले किसके साथ में था, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, इनके पास में पहले ये पोर्टफोलियो थी। जॉन मथाई, जॉन मथाई साहब, देखिए जॉन मथाई अब रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट पहले किसके पास में थी, पहले असफ अली, असफ अली, ठीक है। ये पोर्टफोलियोज के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम के हिसाब से भी थोड़ा चेंज करके लिख दूंगा कि इनको पहले क्या पोर्टफोलियोज थी, बाद में इनको क्या पोर्टफोलियोज मिली, ठीक है। चलिए, अब आर के संगमम संगम चेट्टी, सॉरी, आर के संगम चेट्टी, आर के संगम चेट्टी को फाइनेंस, पहले फाइनेंस किसके पास में था, याद करिए, पहले फाइनेंस किसके साथ में था, लियाकत अली साहब के साथ में था, किसके साथ में था, लियाकत अली, लियाकत अली खान, पहले किसके साथ में था, लियाकत अली खान के साथ में था, ठीक है जी। चलिए, ये चेंज्ड पोर्टफोलियो यहाँ लिख देता हूं मैं, कब की चेंज पोर्टफोलियो जी, 1946 की चेंज पोर्टफोलियोज, ठीक है। आइए, अब देखिएगा मेजर चेंज लॉ, पहले किसके साथ में था, पहले हमारे जोगिंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ में क्या था, लॉ था। अब किसके साथ में आ गया, अब आ गया बी आर अम्बेडकर। लेबर नो चेंज, डिफेंस नो चेंज, हेल्थ राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर पहले किसके साथ में था, पहले पहले किसके साथ में था जी, पहले था गजनफार अली खान, गजनफार अली खान, गजनफार अली खान, पहले गजनफार अली खान साहब के साथ में था, अब क्या है, राजकुमारी अमृता कौर जी के साथ में है। सी एच बाबा, सी एच बाबा, जो सी एच बाबा पहले इनके साथ में कौन सा पोर्टफोलियो था, माइनिंग वाला, पावर एंड माइनिंग, अब इनके साथ क्या आ गया, कॉमर्स, तो कॉमर्स किसी के पास में तो रहा होगा पहले, आई 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 चुंदरीगर, आई आई चुंदरीगर, आई आई चुंदरीगर के साथ में पहले क्या था, कॉमर्स था, अब किसके साथ में आ गया, सी एच भाभा जी के साथ में आ गया, ठीक है। चेंज पोर्टफोलियो यहाँ
चेंज्ड, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यार, इसमें 1946 की, ये कौन सा, ये 1947 की, ये 1946 की, क्या है ये, पोर्टफोलियोज, चेंज्ड पोर्टफोलियोज। ठीक है, अब कम्युनिकेशन, दिस वाज अ न्यू पोर्टफोलियो, क्या है ये नया पोर्टफोलियो था, ऐसा कोई पोर्टफोलियो पहले नहीं था, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, क्या था, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, दिस वाज अ वेरी न्यू पोर्टफोलियो। चलो ठीक है, लो भैया, न्यू पोर्टफोलियो था। ठीक है, आइए इंडस्ट्री एंड सप्लाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मिली, श्यामा प्रसाद नहीं, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को मिली, वो इंडस्ट्री एंड सप्लाई पहले किसके साथ में था, किसके साथ में थी, जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई साहब के साथ में थी। वर्क एंड माइनिंग तो आपको पता ही होगा, बाबा साहब के साथ में पहले थी, अब किसके साथ में आ गई, अब किसके साथ में आ गई, वीएन गडगिल, वीएन गडगिल, पहले किसके साथ में थी जी, सीएच बाबा, सीएच बाबा। ओके, तो अब सारी बातें आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होंगी, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं वो लिख लेता हूं जिनके पास कौन सी पोर्टफोलियो पहले थी। ठीक है, जॉन मथाई, जॉन मथाई के पास में पहले कौन सी पोर्टफोलियो थी भाई, जॉन मथाई के पास में पहले जो पोर्टफोलियो थी वो थी इंडस्ट्री एंड, पहले कौन सी पोर्टफोलियो थी इनके पास, पहले इनके पास पोर्टफोलियो थी इंडस्ट्री एंड सप्लाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। अब एकदम इसका एक तरह से इसको धराशायी कर दिया गया है, अब आपको इसमें से कहीं से भी उधेड़ बुन के कुछ लाया जाएगा तो आप वो कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इन लोगों की कोई पोर्टफोलियो चेंज हुई नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू पटेल साहब, इनकी कोई भी पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुई, राजेंद्र प्रसाद कोई पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुई। कौन सी पोर्टफोलियो कंपेयर कर रहे हैं, 1946 और 1947 की, एंट्रीम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए, जॉन मथाई इंडस्ट्री सप्लाई। ठीक है, अब रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले किसके साथ में था, आसिफ अली साहब के साथ में था। ठीक है, आर के संगमम, आर के संगमम को पहले क्या था, फाइनेंस। ठीक है, चलिए अब आइए, बी आर अम्बेडकर जी नया चेहरा, लॉ, पहले किसके साथ में, जोगिंद्रनाथ मंडल। ठीक है, अब देखिए जगजीवन राम, नो चेंज, बलदेव सरदार बलदेव सिंह जी, डिफेंस, नो चेंज, जगजीवन राम जी और सरदार बलदेव सिंह जी का पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर नया चेहरा, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ पहले किसके साथ में था, गजनफर अली खान किसके साथ में था। ठीक है, देखिए सीएच बाबा, कॉमर्स, पहले सीएच बाबा के पास में क्या था, पहले सीएच बाबा के साथ में था वर्क एंड माइनिंग, वर्क्स माइंस एंड पावर, पहले था इनके पास में। ठीक है, अब क्या आ गया, कॉमर्स आ गया, कॉमर्स पहले किसके साथ में था, पहले कॉमर्स था आई चुंदरीकर जी के पास में। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल नए चेहरे, रफी अहमद गिदवी, रफी अहमद गिदवी को क्या मिल गया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक नया पोर्टफोलियो था, दिस वाज अ वेरी न्यू पोर्टफोलियो, पहले ये पोर्टफोलियो नहीं था। ओके, चलिए अब श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई,
पहले ये किसके पास में था? जॉन मथाई। वी एच गडगिल वर्क एंड माइनिंग, वर्क्स माइंस एंड पावर। अब पहले किसके साथ में था? वी एच भाभा। ये पूरी डिटेल तरीके से आपको पूरा एक तरह से क्लियर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ठीक है, उसको करा के आपको दे दिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें क्या करना है कि एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। कहीं कोई डाउट अगर आती है, वी आर ऑलवेज ओपन। और इसी के साथ में मैं वापस से आपको एक बार बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारतीय किसकी? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। क्योंकि हम आज आजाद इस लेक्चर से, इस क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर से आज आजाद हो रहे हैं एक तरह से देखें तो। लेकिन ठीक है, पढ़ाई जारी रखना है। इंडियन पॉलिटी, वी आर कमिटेड टू गिव द बेस्ट टू यू, ओके। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करिए। इसी के साथ में आप PYQs जरूर लगाइएगा, नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो समरी पे आएगा, और नहीं तो हम चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में जो हमारा नया फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके ऊपर में हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हम पे भरोसा किया, और आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय।